इसके बाद में जो स है ये आधा स माना जाएगा, यानी स्टुअर्ट पिगट। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक शुरू कर दिया था, जिसमें अब तक हमने जान लिया है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ, इसका विस्तार कहाँ तक है और इसकी प्रमुख विशेषताएं अपन ने जान ली थी। आज पार्ट 3 में अपन जानने वाले हैं चौथा टॉपिक इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। आखिरकार में इतनी बड़ी सभ्यता किस प्रकार समाप्त हुई, इसका पतन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको बीए पार्ट से संबंधित वीडियो इस चैनल पर मिलते हैं। वैसे तो अपन बीए पार्ट 2 और 3 की भी बनाते हैं, बीए पार्ट 3 की भी काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अभी ये कोर्स चल रहा है, इसके बाद में 2nd ईयर की भी बनाएंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसमें क्या जानना होगा, पतन, यानी पतन का अर्थ क्या होता है, तभी अपन इस पूरे के पूरे टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है पतन का अर्थ। तो ये जो लाइन लिख रखी है ये ही इस पतन की मुख्य जो अर्थ है वो हो जाएगा, किसी सभ्यता की मूल विशेषताओं का अंत हो जाना ही पतन कहलाता है। यानी इस शब्द को पकड़ लो आप, तो मूल विशेषताएं, यानी किसी सभ्यता की मूल विशेषताओं का अंत हो जाना ही पतन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैं 2 उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। पहला उदाहरण तो आपके सामने दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आई, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आई। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अपन तब मानेंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता की मूल विशेषताओं का अंत हो जाएगा। और वाकई में जब सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूल विशेषताएं हैं उसका अंत हो गया, उसके बाद जस्ट वैदिक सभ्यता आई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की मूल विशेषताओं का अंत हो चुका था। अब मूल विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जैसे ये सभ्यता जो थी ना वो नगरीय सभ्यता थी, नगरों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर करती थी। नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। मृत शरीर को जमीन में दफनाते थे, यानी दफनाना। ये लोग है ना जो जलाते नहीं थे, सबको दफना देते थे। तो मैंने काफ़ी सारे कंकाल भी आपको दिखाए थे वीडियो में, जो अपन का पिछली वीडियो थी उसमें। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। लेकिन समय चलते चलते क्या हुआ कि ये जो नगर हैं वो समाप्त होने लगे, व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया। नगर ही नहीं बचेंगे तो नगर नियोजन कहाँ से रहेगा। मृत शरीर को भी दफनाने इन्होंने बंद कर दिया, और भी बहुत सारे कारण रहे जिससे ये सारी की सारी जो मूल विशेषताएं उनका अंत हो गया। अब मैंने ऊपर बताया है कि मूल विशेषताओं का अंत होगा तो पूरी की पूरी सभ्यताओं का अंत माना जाएगा। क्लियर हो रहा है। जब ये सभ्यता का अंत हुआ तो दूसरी सभ्यता शुरू हुई, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। आप पढ़ोगे वैदिक सभ्यता को भी, तो ये जो विशेषता थी वो इस सभ्यता में नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है वैदिक सभ्यता। गांव में लोग रहते थे, यानी हमारी सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता, ठीक है। अर्थव्यवस्था कृषि व पशुपालन पर आधारित थी, यानी यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो गाय पालते थे, और भी बहुत सारे उसके साथ साथ है ना जो पशुओं को भी पाल लेते थे। यहाँ पर नगर नियोजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता है, नगर उस टाइम नहीं थे वैदिक सभ्यता में, ये तो अब आए हैं, ठीक है। मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना, ये लोग क्या करते थे, यानी वैदिक सभ्यता के लोग क्या करते थे, मृत शरीर को जलाते थे। अपन भी तो जलाते हैं ना, तो अपन की तो वैदिक सभ्यता है। तो आप ये देख रहे हो कि वैदिक सभ्यता की जो विशेषताएं, मूल विशेषताएं है, क्या वो इससे मैच खा रही, क्या नहीं खा रही है। इससे ये प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूल विशेषताओं का अंत हो गया। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक घटना न होकर एक प्रक्रिया थी। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं पा रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ,
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक घटना न होकर एक प्रक्रिया थी। यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो शब्द है ना, प्रक्रिया। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन को आप एक घटना मानते हो या प्रक्रिया मानते हो? घटना जो होती है वो अचानक घटती है, उसमें बहुत कम समय होता है, और प्रक्रिया जो होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इनमें से दोनों में से कौन से चुनोगे? आपको दोनों में से प्रक्रिया को चुनना पड़ेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ी सभ्यता थी जिसका पतन होने में काफ़ी सारा समय लगा। यानी एक पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले नगरों का विनाश हुआ, वहाँ के जो कृषि व्यवसाय, जो अर्थव्यवस्था थी उसका विनाश हुआ। फिर धीरे धीरे लोग मरने लगे, कोई मलेरिया से मरा, कोई नदी के बाढ़ के कारण मरा, कोई तापमान के कारण मरा, कोई नदियों के सूखने के कारण मरा। तो ये अचानक सारे लोग नहीं मर गए, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक घटना न होकर, यानी घटना नहीं थी, एक पूरी प्रक्रिया से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो यदि आपको कोई ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो अपने एक घटना मानेंगे या फिर प्रक्रिया मानेंगे, तो उनको जवाब देना है कि एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरा प्रोसेस रहा, उस प्रोसेस से ही इसका पतन हुआ। ठीक है, अब इसका अर्थ जान लिया आपने, कौन सी प्रक्रिया थी वो जान लिया हमने। अब अपन कारण जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कारण, कि इस सभ्यता का आखिरकार में इतनी बड़ी सभ्यता हुई, और इस पूरी की पूरी सभ्यता का पतन क्या, कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है आज, जल्दी क्लास ख़त्म हो जाएगी आज, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांट दिया कारणों को। दो कारण कौन कौन से? आकस्मिक पतन, कर्मिक पतन। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ जान लो, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आकस्मिक पतन क्या होता है? जो अचानक घट जाए, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, मान लीजिए कि जो उत्तराखंड में आपने सुना था कि बादल फट गया, वो बादल नहीं फटा था, वो है ना जो लगातार बरसात होती रही जिससे बाढ़ के हालात बन गए वहाँ पर। ठीक है, तो अचानक घटने वाली घटनाएं इसमें आएंगी। ठीक है, जैसे सभ्यता पर आक्रमण हो गया अचानक से। ठीक है, यहाँ पर कर्मिक जो है ना, इसमें क्या आएगा कि बहुत सारा टाइम लग गया इसमें, यानी अचानक कोई घटना घटित नहीं हुई, यहाँ पर लंबा प्रोसेस माना जा सकता है पतन में। ठीक है, तो दोनों में आप देख सकते हो। अब आप ये ध्यान में रखना कि कौन कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ ट्रिकों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है इन विद्वानों के नाम। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, पहला है विदेशी आक्रमण। अब इसके समर्थक, यानी ये जो बात है वो किन किन विद्वानों ने बताई है, तो तीन विद्वान हैं, मार्टिन ह्यूलर, गॉर्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, तो ये तीन विद्वान हैं, मार्टिन, गॉर्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, अब आपको एक बार तो ऐसे मस्तिष्क से थोड़ा दोहरा लेना है इसको। ठीक है, इसके बाद में एक ट्रिक है, विदेशी लोग मांस, कोष्टक में गए लिख देना, यानी विदेशी लोग मांस खाते हैं। वो तो सही है, चीन वाले तो सारे मांस खाते हैं, विदेशी लोग ज़्यादा मांस खाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो विदेशी का मतलब इससे क्या लगाओ, विदेशी आक्रमण, यानी विदेशी आक्रमण किन किन विद्वानों ने बताया है इसका पतन का कारण। तो जो मांस है ना, इससे मांस और ये जो गय है ना, इससे अपन को विद्वानों के नाम बनाने होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना जो आपको यदि रटते हो ना तो फिर आपको सही समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे। मांस यानी माँ जो है ना, इससे क्या बनेगा, मार्टिन ह्यूलर। ठीक है, मार्टिन ह्यूलर बनेगा इससे। ठीक है, इसके बाद में जो स है ये आधा स माना जाएगा, यानी स्टुअर्ट पिगट। यदि आपको ये माइंड में याद हो गया ना, तो जब ये ट्रिक अपनाओगे तो तुरंत आपको ये चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, और ये जो गए है ना, इससे क्या बनेगा, गार्डन चाइल्ड। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब फ्रेंड्स, विदेशी आक्रमण क्या था?
विदेशी आक्रमण का मतलब ये तीनों विद्वान ये बताते हैं कि आर्य जो जाति थी ना, उसका इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर अचानक अटैक होता है, अचानक आक्रमण कर देते हैं। और यहाँ जो ये सभ्यता के लोग थे, कुछ सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी मारे जाते हैं और कुछ यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और फिर उसके बाद में कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आर्य। तो इसके बाद आई जस्ट, तो यहाँ पर उन्होंने है ना जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया और फिर उसके बाद में आर्यों ने एक नई सभ्यता बसाई जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी जो ब्राह्मण ऐप के ब्राह्मण वो आर्य ही थे। तो लोग मानते हैं कि वो विदेश से आए थे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत से आए थे। तो इस पर विवाद चलता रहता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ये सिद्धांत माना जाता है फ्रेंड्स, वास्तविकता इसमें ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है रासायनिक एवं भौतिक क्रिया, एम डेमेत्रियेव, ठीक है। ये विद्वान है, रूसी विद्वान है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और इन्होंने इस सिद्धांत पे बताया फ्रेंड्स कि अचानक रासायनिक पर्यावरण में रासायनिक व भौतिक क्रिया हुई। इस भौतिक क्रिया के कारण तापमान बढ़ गया। तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर बढ़ जाता है, जिससे इस सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन फ्रेंड्स इसको सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप जानते हो कि रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया से तापमान तो तब बढ़ेगा ना जब अपन जो ये पर्यावरण है उसका दोहन करेंगे ज़्यादा। उस टाइम तो जनसंख्या भी कम थी, तो पेड़ों की कटाई भी कम हुई होगी, ठीक है। नदियों का दोहन भी गलत तरीके से नहीं होगा। जो अब हो रहा है ना, पेड़ों की कटाई कितनी हो रही है, अब पेड़ों की कटाई कितनी हो रही है, जो जल है वो सूखता चला जा रहा है, क्योंकि और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। तो इसके मुकाबले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो कम करते थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि तापमान इतना बढ़ गया होगा? 1500 सेंटीग्रेड तो तापमान अभी भी नहीं बढ़ रहा। अपन पर्यावरण का इतना दोहन कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ रहा। तो इस बात को नकार दिया गया इतिहासकारों ने। आगे चलते हैं। नदी की बाढ़, यानी नदी की बाढ़ के कारण है ना जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, जैसे हड़प्पा प्रमुख नगर माना जा सकता है, मोहनजोदड़ो प्रमुख माना जा सकता है, राजस्थान में कालीबंगा है। तो ये तीनों ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, वो जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये जो एस.आर. राव, जॉन मार्शल और मेक्के, ये तीनों विद्वानों ने सिद्धांत को दिया और इन्होंने बताया कि ये जो तीनों क्षेत्र है ना, अभी अभी मैंने नाम बोले हैं ना, वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। नदियों में बाढ़ आई और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा समाप्त हो गए। लेकिन फ्रेंड्स इस बात को भी नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ये तीन नगर ही थोड़ी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, बहुत सारे नगर हैं। मान लिया, मानते हैं अपन, यानी मान लिया हमने कि इन तीनों नगरों का जो विनाश है वो नदी में बाढ़ के कारण हुआ है, तो फिर बाकी जो नगर हैं उनका विनाश कैसे हुआ? यानी इन तीनों नगरों का विनाश हमने मान लिया, लेकिन पूरी सभ्यता का विनाश कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ को भी नकार दिया गया। मलेरिया के कारण, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मलेरिया फैल गया, इसके कारण भी इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से ही हमें जो कंकाल मिले हैं, उन कंकालों से हमें मलेरिया के अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो के लोग मरे होंगे, पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर हैं उनका पतन फिर कैसे हो गया? तो इस बात को भी नकार दिया गया, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं क्रमिक पतन, ठीक है। इनमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को किस विद्वानों ने, दो विद्वान हैं, R.N. घोष और M.R. साहनी, इन दोनों विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो इसको ट्रिक के आधार पहले आपको माइंड में से निकाल लेना है कि R.N. घोष, M.R. साहनी, ठीक है, इस सिद्धांत को जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो ये जो जयराम है ना भाई, देखो ट्रिक दे मस्त बनाई है मैंने।
जयराम, गाँव में नाम सुनते हो ना, जयराम, ठीक है। अब इससे अपन को है ना, जो ये जो जय है ना, उससे क्या बनेगा, जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत। रा, ये जो आर है ना, इससे क्या बन जाएगा, आर एन घोष, ठीक है। और मैं जो है ना, उससे क्या बनेगा, एम आर साहनी। तो क्लियर ही याद हो जाएगा। यानी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया और इन्होंने कहा फ्रेंड्स कि यहाँ पर है ना, जो जलवायु में परिवर्तन हो गया, यानी तापमान बढ़ने लगा और ठंड है ना जो कम होने लगी, और जो तापमान बढ़ा तो यहाँ पर है ना जो शुष्कता ज़्यादा बढ़ी। अब आप सोच सकते हो फ्रेंड्स कि यदि जल ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन कैसे यापन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में पारिस्थितिकी के कारण है, फेयर सर्विस ने ये सिद्धांत दिया था, पारिस्थितिकी के कारण, ठीक है। इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया फ्रेंड्स कि ये नगरों में रहते थे लोग, तो नगरों में रहने के कारण पेड़ों की कटाई की उन्होंने। भौतिक संस्कृति को मानते थे, क्योंकि नगरों में रहने वाले लोग हैं ना, जो उनका खान पान भी अलग होता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मंजिलें भी बनाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हुआ, पेड़ों की कटाई हुई। पेड़ों की कटाई होने से है ना जो पर्यावरण असंतुलन होगा, और पर्यावरण असंतुलन होगा तो पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बताते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है शुष्कता। गुरुदीप सिंह ने ये सिद्धांत दिया, इसको ट्रिक बनाया है सुगंध, ठीक है। तो सु से क्या आप ध्यान रखोगे, शुष्कता, और गैस से क्या ध्यान रखोगे, गुरुदीप सिंह। ये ग है ना, इसके ऊ की मात्रा लगा देना, यानी गुरुदीप सिंह इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर शुष्कता अधिक हो गई थी, यानी जल का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, नदियाँ सूख रही थी। इसके कारण यहाँ पर टीलों का निर्माण हुआ, और अब जब जल ही नहीं रहेगा तो कौन यहाँ पर रहेगा, आप रह जाओगे क्या, आपके आसपास में जल ही खत्म हो जाएगा, तो आप दूसरे स्थान पर पलायन कर जाओगे। इन्होंने भी यही बताया कि यहाँ के लोग दूसरे स्थान पर पलायन कर गए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक आपका क्लियर होता है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।